अमेरिका और ईरान में डील के लिए चल रही चर्चा के बीच दोनों देशों के बीच चल रही फायरिंग से फुल स्केल वॉर का खतरा एक बार फिर से गहरा गया है। लगातार दूसरे दिन अमेरिका और ईरान दोनों ने ही एक दूसरे के ठिकानों पर हमला बोला है, लेकिन इस जंग में अब भारतीय भी पिस रहे हैं। हॉर्मुज से ऑयल लेकर आने वाले जहाजों पर फायरिंग में 3 भारतीय क्रू की मौत की पुष्टि हो गई है। अब तक आपको बता दें ऐसे 3 अटैक हुए हैं जिसके शिकार भारतीय हुए हैं। पूरी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ लेते हैं संवाददाता रोहन सिंह से। तो रोहन, सीज फायर पर चर्चा के बीच हम देख रहे हैं अमेरिका और ईरान में तो फुल स्केल वॉर का खतरा मंडराने लगा है। पूरी खबर बताएं। जी, पिछले 24 घंटों में स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई है। सीज़ फायर का फिलहाल कोई मतलब दिख नहीं रहा है यहाँ पे। और अगर ईरान या अमेरिका दोनों ही ने पिछले 24 घंटों में एक दूसरे के ऊपर कई सारे जवाबी हमले किए हैं। ईरान की अगर बात करें तो ईरान ने अमेरिका के जो ठिकाने हैं कुवैत में, बहरीन में, जॉर्डन में, उन पर मिसाइल अटैक किया है। वहीं अमेरिका का जो सेंट्रल कमांड है उसने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। अमेरिका का कहना है कि उसने ये आत्मरक्षा के लिए किया है, हालांकि ईरान ने इसकी भर्त्सना की है। ईरान ने इस तरह हमलों को अवैध और क्रिमिनल बताया है। और साथ ही ईरान ने भी कहा कि इस तरह की चीज़ों के बाद संघर्ष विमान बिल्कुल अर्थहीन रह जाता है। वहीं जो बहरीन और कुवैत है उन्होंने कहा है कि वो लगातार जो मिसाइल है वो उसको इंटरसेप्ट किए जा रहे हैं और फिलहाल उन्होंने अपना हवाई क्षेत्र जो है वो भी बंद किया है। ईरान ने एक और धमकी दी है, कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसमें से कोई भी अगर जहाज गुजरने का प्रयास करता है तो उस पर उसको निशाना बनाया जाएगा। हालांकि अमेरिका ने इन दावों को खारिज किया है। वहीं ओमान की खाड़ी में एक ईरानी जहाज पर जो एक बोट था, एक कार्गो बोट था, उस पर अमेरिका ने प्रोजेक्टाइल हमला किया है जिसमें 150 टन का कार्गो जा रहा था, उस पर हमले किए गए। हालांकि उसमें जो 5 क्रू थे उन्हें सुरक्षित जो है वो बचाया जा सका है, लेकिन स्थिति लगातार खराब होती जा रही है वेस्ट एशिया में। बिल्कुल। और रोहन, चिंता और भी ज्यादा बढ़ जाती है जिस तरह से हमने देखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो फायरिंग हो रही है उसमें भारतीय भी हमले का शिकार हो रहे हैं। 3 भारतीय क्रू की मौत की पुष्टि सरकार की तरफ से की जा चुकी है। क्या डिटेल्स मिल रही हैं? जी बिल्कुल, अगर आप पिछले 4 दिनों में देखें तो 3 जहाज पर हमले किए गए हैं जो कि इंडियन फ्लैग तो नहीं थे, लेकिन जिनमें इंडियन क्रू काफ़ी मौजूद थे, जो कि कार्गो शिप्स थे जो कि हमले की चपेट में आए। और ये सारे जो अटैक है वो यूएस नेवी की तरफ से किए गए हैं। 8 जून को एम्प्टी वैरिक्स पर हमला किया गया, उसमें 24 भारतीय क्रू थे, हालांकि उन्हें सुरक्षित बचा दिया गया। उसके बाद फिर 9 और 10 जून की बात करें तो एम्प्टी सेटेबेलो है, उस पर हमला किया गया। उसके इंजन रूम पर अमेरिका की तरफ से हमला किया गया। उसमें 24 में से 21 को तो बचाया जा सका, लेकिन 3 लोग पहले जो कि उनका पता नहीं चल रहा था उनके अब मौत की पुष्टि हो गई है। और अब अगले कुछ घंटों में उनको भारत लाने की, उनकी जो डेड बॉडी है उनको भारत लाने की कोशिश की जा रही है। सारी जितने भी इन जहाज़ों में अफेक्टेड क्रू है उनको भारत लाने के लिए जो इंडियन कॉन्सुलेट है वो लगातार कोशिश कर रही है। और साथ ही अगर 11 जून की बात करें तो MV जलवीर है, वहाँ पर भी अमेरिका का हमला हुआ है। वहाँ पर 20 भारतीय नाविक है। हालांकि अच्छी बात यह है कि वो फिलहाल सुरक्षित है और उन्हें भी भारत लाने की कोशिश की जा रही है। जी शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं शेयर बाजार की। सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी पर बाजार में जोरदार उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में बिकवाली का दबाव बना रहा। हालांकि निफ्टी बैंक इंडेक्स ने कमजोर शुरुआत के बाद संभलने की कोशिश भी की। तो बाजार का पूरा अपडेट अब बता रही है रक्षा रावत। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन था और यूएस ईरान में जो टेंशन बढ़ी कल, उसकी वजह से बाजार में एक गैप डाउन ओपनिंग हुई। लेकिन दिन के दौरान मार्केट ने रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन ये रिकवरी सेकेंड हाफ में फेल हो गई। अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी 50 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ है। बैंक निफ्टी ने आज भी मार्केट को अच्छी तरीके से सपोर्ट किया और यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात करें तो करीब करीब 80 अंकों की बढ़त के साथ क्लोजिंग हुई है। मिड कैप और स्मॉल कैप आज भी दोनों में भारी बिकवाली देखी गई और इन्होंने बाजार का साथ नहीं दिया। सेक्टोरियल पिक्चर की अगर हम बात करें तो खराब ग्लोबल सेंटीमेंट से आईटी सेक्टर आज का एक्सीडेंट बना और यहाँ पर देखेंगे 1.5% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। इसके अलावा पिक्चर पूरी ही खराब थी। फार्मा और बैंक को छोड़कर सारे ही सेक्टर लाल निशान में बंद हुए हैं और बिकवाली काफी ज्यादा देखने को मिली। कैपिटल मार्केट, डिफेंस, PSU, ऑयल एंड गैस, रियल्टी, इन सभी सेक्टर्स में। अगर आज के निफ्टी लूजर्स की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी लूजर में IT पैक से यहाँ
पर इन्फोसिस, HCL टेक ये दोनों काउंटर शामिल थे। इसके अलावा इटर्नल में भी गिरावट देखने को मिली और अदानी पोर्ट्स ये भी आज निफ्टी 50 के लूजर्स में शामिल रहा। आज के अगर चुनिंदा गेनर्स की बात करें तो यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर आज मजबूत रहा, वहां से ICICI बैंक काफी अच्छे गेन्स यहाँ पर देखने को मिले। इसके अलावा ऑटोपैक से M&M और कोटक महिंद्रा बैंक और JSW स्टील जैसे काउंटर थे जिन्होंने मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश की, पुश देने की कोशिश की। अगर आज के गिरावट IT इंडेक्स एक्सीडेंट की बात करें तो यहाँ पे काउंटर्स थे जिन्होंने बाजार को सपोर्ट नहीं किया। LTM, इन्फोसिस, HCL टेक, L&T टेक सब जगह भारी गिरावट देखने को मिली। तो आज का मार्केट ओवरऑल एक खराब मार्केट रहा। तो ये था आज के बाजार का हाल। चलिए बढ़ते आगे और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर NDA नेताओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब रुकने वाला नहीं है, रिफॉर्म एक्सप्रेस और तेजी से बढ़ने वाली है। एनर्जी सिक्योरिटी में भारत जल्द आत्मनिर्भर बनेगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने कई ऐसे सेक्टर का जिक्र किया जिसमें भारत दुनिया में एक कदम आगे रहने की तैयारी कर रहा है। हमें 2047 के लक्ष्य को देखते हुए उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी स्पीड को और बढ़ानी होगी। हमारा बेंचमार्क अब यह होना चाहिए कि बीते 12 वर्षों में जो स्पीड और स्केल हमारी रही है उसको हम और अधिक बड़ा और व्यापक कैसे बना सके। अब हमें 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को जल्द से जल्द पूरा करना है। सोलर एनर्जी को लेकर तो काम तेजी से चल रहा है, लेकिन अब हमें न्यूक्लियर एनर्जी के लक्ष्यों को भी तेजी से हासिल करना है। इसी तरह ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के मामले में भारत बहुत तेजी से काम कर रहा है। आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी भारत को ग्लोबल ग्रीन एनर्जी मैप में सबसे प्रमुख बना पाएगी। एनर्जी, मिनरल्स, चीप, बैटरी स्टोरेज, स्पेस, ड्रोन, डेटा सेंटर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे हर सेक्टर, हर टेक्नोलॉजी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये एक दूसरे की पूरक है। भारत इनके लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रह सकता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, पीएम मोदी के इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं, ये जानने के लिए अब सीधा जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, जिस तरह से पीएम ने अपने संबोधन में जिक्र किया कि रिफॉर्म में अब ज्यादा स्केल और स्पीड देखने को मिलेगी, किन कदमों की तरफ इशारा आपको दिख रहा है? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की इन बातों से साफ तौर से जाहिर है कि आने वाले कुछ महीनों तक सरकारी गलियारों में काफ़ी ज़्यादा हलचल रहने वाली है और उस पूरे हलचल का केंद्र बिंदु ये रहेगा कि कैसे अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाई जाए और उसके लिए निजी निवेश का रास्ता कैसे ज़्यादा से ज़्यादा साफ किया जाए, इसको लेकर फोकस किया जाएगा। इसमें निजी निवेश बढ़ाने में सबसे ज़्यादा अड़चन जो आ रही है वो है अलग अलग रेगुलेशन की। तो डी रेगुलेशन के ऊपर आप काफ़ी ज़्यादा फोकस होता हुआ दिखेंगे। नीति आयोग के मेंबर के अगुवाई में पहले से कमेटी बनी, उनके कई सिफारिशों पर अमल हो रहा है, उस अमल में आप काफी तेजी आता हुआ दिखेंगे। दूसरा, लेबर रिफॉर्म केंद्र सरकार पर तो हो गया है, लेकिन राज्य स्तर पर, स्थानीय स्तर पर इसके कैसे प्रभावशाली तरीके से उसको लागू किया जाए, इस पर ज्यादा फोकस रहेगा। नीतिगत तौर पर कहें तो FDI रिफॉर्म, मुझे लगता है कि अभी भी कई सारे सेक्टर में FDI की सीमा बढ़ाना, FDI की शर्तें आसान करना, ऐसी चीजें होना बाकी है। पिछले कई महीनों में चर्चा भी हुई है, लेकिन अभी तक उस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। तो वैसे कुछ फैसले आप आने वाले दिनों में देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर बैंकों में FDI की सीमा को बढ़ाने को लेकर के जो बात हो, बैंकों को और ज़्यादा सुदृढ़ करने की जो बात हो, इन सब के अलावा एनर्जी पे सरकार का काफ़ी ज़्यादा फोकस रहने वाला है। चूंकि ईरान संकट के बाद सरकार ने जो एक सबक सीखा है, एनर्जी के मामले पर हमको आत्मनिर्भर होना है। तो आत्मनिर्भर होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी हो या फिर दूसरे जो स्रोत हैं, चाहे
क्रूड ऑयल का हो, गैस का हो, कैसे कुछ भंडार बना कर रखा जाए, रिजर्व ज़्यादा किया जाता, कैसे हालात से निपटा जाए। एक और चीज़ मुझे लगता है सबसे ज़्यादा फोकस में रहने वाला वो ये है कि अलग अलग देशों के साथ, करीब 8 देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फ़ायदा कैसे उठाए घरेलू मैन्युफैक्चरर, MSME, इस पर काफ़ी ज़्यादा जोर रहने वाला है। तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों तक कई सारे बड़े कदमों का ऐलान आप देख सकते हैं सरकार की तरफ से। जी लक्ष्मण जी, आप हमारे साथ बने रहें, आपके पास दोबारा लौटेंगे। इस बीच आपको बता दें, पूरी दुनिया में अनिश्चितता के बावजूद भारत विकास के रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हाल ही के दिनों में जिस तरह के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए जा रहे हैं, इससे एक्सपोर्टर्स और छोटे मझोले कारोबारियों के लिए ढेरों मौके पैदा हो रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी मौजूद रहे। डिटेल्स ले लेते हैं, लक्ष्मण जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक की बात की जाए तो संबोधन काफी अहम रहा है, क्या कुछ कहा है पीएम ने और फोकस कहां दिख रहा है? देखिए, दरअसल इस पूरी बैठक के 2 केंद्र बिंदु थे। पहला, बैठक अभी चली रही है, सुबह से बैठक चली और शाम तक बैठक होगी, 6:30 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन इस बैठक में प्रधानमंत्री पूरे दिन बैठे रहते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और मुख्य फोकस 2 चीज़ों पर। पहला कि जो इस विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक के लिए, उसमें राज्यों की भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए, राज्यों की साझेदारी कैसे बढ़ाई जाए, उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस रहेगा। अपने शुरुआती भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने इसको जोर देकर उल्लेख किया और कहा कि नीति आयोग एक बेहतर प्लेटफॉर्म के तौर पर, कारगर प्लेटफॉर्म के तौर पर उभर कर सामने आ सकता है। दूसरा जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि कैसे रिसोर्सेज को, ह्यूमन रिसोर्सेज को, मानव संसाधनों, कैसे इसमें उपयोग में लाया जाए। इस पूरे बातचीत में जो मैंने देखा कि इसमें 4 थीम थे, 4 पिलर थे और 5 थीम थी, जिस पे इस पूरे बैठक में चर्चा हो रही है। इसमें स्किल डेवलपमेंट पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया रहा है कि स्किल डेवलपमेंट कैसे किया जाए, भविष्य की ज़रूरतों को देखते हुए इस पर काफ़ी ज़्यादा है। ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलपमेंट कैसे किया जाए, इस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस है। प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, इसको कैसे आधुनिक बनाया जाए, आधुनिक ज़रूरतों के हिसाब से इसको किया जाए, इस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस है। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि रोजगार देने के लिए मौके कैसे पैदा करना है, युवाओं को कैसे इस हिसाब से तैयार करना है, इसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चर्चा हुई है। साथ ही साथ जो मैंने पहले भी कहा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की चर्चा यहाँ भी हुई है, कैसे छोटे मझोले कारोबारियों को, एक्सपोर्टर्स को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, इस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस में है। और केंद्र बिंदु, जैसा कि मैंने कहा कि ये ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के लिए, मानव संसाधन का डेवलपमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, 2 एक मुख्य केंद्र बिंदु है इस पूरे बैठक का। और शाम में मुझे लगता है कि यहाँ से कुछ ठोस नतीजे निकल कर आएंगे कि आगे की रणनीति राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के क्या बनाने वाली है। जी बिल्कुल, शुक्रिया लक्ष्मण जी दोनों खबरों पर पूरी जानकारी देने के लिए। चलिए अब बात करते हैं ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी की, जिसमें आज भी पैनिक जैसी स्थिति है। 3 राज्यसभा सांसदों के इस्तीफे के बाद ममता बनर्जी के सबसे करीबी नेता कल्याण बनर्जी भी बागी हो गए हैं। कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने अभिषेक बनर्जी को घमंडी बताया और ममता बनर्जी को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अब ममता बनर्जी तय करे कि अभिषेक बनर्जी रहेंगे या मैं। This is respect to a senior lawyer. These people have worked with me as junior. Either Kishore Datta or Swan Bhattacharya or Sabyasachi Banerjee. It's a great humiliation to me. His arrogant attitude has destroyed the entire party. He should understand that. His misbehavior has destroyed everything. साथ ही आपको बता दें, टीएमसी के बागी नेताओं ने ममता बनर्जी की मुसीबतें बढ़ा दी है। टीएमसी के बागी गुट के 19 सांसदों की लिस्ट सामने आई है, जिसमें अभिनेता और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा, पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान और कल्याण बनर्जी का नाम भी शामिल है। टीएमसी में क्या कुछ चल रहा है, पूरा अपडेट अब बता रही है पल्लवी घोष। तृणमूल कांग्रेस में इस्तीफे का दौर थम ही नहीं रहा है। सुबह सुबह तृणमूल कांग्रेस के एक और राज्यसभा के सांसद प्रकाश बायरेक, जो नॉर्थ बंगाल से आते हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देते देते उन्होंने ये कहा कि जो बंगाल की जो लोग हैं, उन्होंने बीजेपी को वोट देकर ये साबित कर दिया कि वो तृणमूल कांग्रेस से नाराज़ हैं, इसलिए मैं भी तृणमूल कांग्रेस में नहीं रहना चाहती। उसके साथ साथ हमने रिपोर्ट भी पहले भी किया है, सायनी घोष, सुष्मिता देव, सब लोग एक एक करके पार्टी छोड़ के जा रहे हैं।
और जो चिट्ठी की बात की जा रही है, जो काकुली घोष दस्तेदार तैयार कर रही है ओम बिरला स्पीकर को देने के लिए, उसमें कम से कम 29 लोगों का सिग्नेचर आ चुका है। प्रसेनजीत बैनर्जी जो एक फुटबॉलर है, जो भूपेंद्र यादव के घर में भी दिखे गए थे, उन्होंने भी इस इस्तीफे को पे अपना सिग्नेचर दे दिया। अब मामला ये है कि तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी का है, उनका मानना ये है कि कुछ लोग वापस आ जाएंगे। उनका कहना ये है कि जो लोग पैसे के खातिर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उनको हमारे साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी आपदा अब ये आ चुकी है कि कल्याण बनर्जी जो परसों तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि मैं ममता बनर्जी के पास पूरी तरह से हूँ और मैं खेला शेष करूँगा इन बागियों का, अब वो भी नाराज़ हैं। और नाराज़ इसलिए है कि क्योंकि उनको एक केस लड़ना था अभिषेक बनर्जी के लिए, लेकिन लास्ट मिनट में अभिषेक बनर्जी ने नए वकील को नियुक्ति किया और इस बात के लेके वो नाराज़ है। वो कहते हैं कि हम चुनाव इसलिए हारे हैं क्योंकि हम एसी के कमरे में बैठकर राजनीति और राजनीति करते थे और ये अब तक कब तक ये चलेगा, और इसलिए मैं शामिल नहीं होना चाहता। अगर कल्याण बनर्जी भी साथ छोड़ देते हैं तो ये ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा धक्का इसलिए होगा कि जो लोग उनके साथ शुरू से शामिल थे, सिंगू, नंदीग्राम और जो भी लड़ाई लड़ी है तृणमूल कांग्रेस, अगर वही एक साथ छोड़ के जाते हैं, फिर अब ये सवाल उठ जाता है कि क्या ममता बनर्जी को पार्टी बचाने के लिए अभिषेक बनर्जी को त्याग करना पड़ेगा। चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। आरबीआई ने लोन देने के लिए बैंकों के नियम सख्त कर दिए हैं। अब बैंक पहले आपकी रीपेमेंट की क्षमता देखेंगे तभी लोन देंगे। क्या है आरबीआई के नए नियम और अब कैसे मिलेगा सस्ता लोन, जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। नियम सख्त, लोन में दिक्कत। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।